सभी को नमस्कार। स्टडी सेंटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 के रसायन शास्त्र का पेपर हल करेंगे, जिसकी बोर्ड के द्वारा मार्किंग स्कीम जारी की गई है, वो भी साइड में दी गई है, जिससे आप ये देख सकते हैं कि बेस्ट से बेस्ट आंसर कैसे दिया जाए ताकि आपको पूरे आंसर पूरे मार्क्स मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके उत्तर साइड में दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है कि 5 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर विलियन में घुला हुआ है, तो विलियन की मोलरता होगी, तो विलियन की मोलरता होगी 0.5 मोलर। उसके बाद सेल स्थिरांक की इकाई है, तो सेंटीमीटर इनवर्स ये सेल स्थिरांक की इकाई है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि संकुल यौगिक ये और ये निम्नलिखित में से प्रदर्शित करते हैं, तो ये दोनों आयनन समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 16 मिनट में 75% पूर्ण होती है, तो 50% पूर्ण होने में लगा समय होगा, तो 8 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद है एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति, तो एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति अम्लीय होती है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये उसके आंसर हैं। पहला प्रश्न है कि किसी गैस की द्रव में ब्लेता, तो ये ब्लेता हेनरी नियम के द्वारा निर्धारित होती है। उसके बाद एक फेराडे आवेश का मान 96,500 कूलाम होता है। EDTA एक षड्यंत्र लिगेंड है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल विक्रय अम्ल कहलाता है। C6H5COO से हम अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको बेंजामाइड बनेगा। उसके बाद मेथिलेमिन एथिलेमिन से कम क्षारीय होता है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो ये सत्य है। उसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, असत्य है। उसके बाद फिनोल को कार्बोलिक अम्ल भी कहा जाता है, सत्य है। ये फॉस्फेटब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन बनाए जाते हैं, ये भी सत्य है। केराटिन एक गोलाकार प्रोटीन है, ये भी सत्य है। ये असत्य है क्योंकि केराटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। उसके बाद स्टीफन अभिक्रिया द्वारा कीटोन बनाए जाते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि स्टीफन अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड बनाए जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाना है। तो विटामिन B12 में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो कोबाल्ट होता है। प्रोटीन इनमें से एक केराटिन है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। डाइअजोनियम लवण का सूत्र होता है C6H5N2Cl, और यह हिंसबर्ग अभिकर्मक C6H5SO2Cl, बेंजोल सल्फोनिल क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें पहला कि मोललता की परिभाषा, तो यह है मोललता की परिभाषा। 1000 ग्राम अथवा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तुल्यांक की चालकता की इकाई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इसका तुल्यांक इनवर्स। एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन N-2 F1 N-1 D0 NS2। उसके बाद है उपसर्ग संयोजन यौगिकों का सिद्धांत किसने परिभाषित किया, तो ये वर्ना में किया था 1898 में। फॉर्मेलिन को परिभाषित कीजिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड का 40% तनु विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए। तो यह प्रतिरोधकता की परिभाषा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता उसका वह प्रतिरोध है जब वह 1 मीटर लंबा हो एवं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट चालकता 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले चालकता को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकता कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। तो समय के साथ अभिकारक या अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इकाई समय अथवा 1 सेकंड में अभिकारक अभिकारकों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तनों को रासायनिक अभिक्रिया की दर कहते हैं। उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया का आणविकता की परिभाषित कीजिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया आणविकता अथवा अणुसंख्यता कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8, संक्रमण धातुओं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती हैं, क्यों, कारण लिखिए। तो ये इसका कारण है कि अधिकांश संक्रमण धातुओं परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करती हैं क्योंकि रासायनिक बंध बनाते समय उनके अंतिम कोष के एस उपकोष के साथ साथ उपअंतिम कोष में डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन भी बंध में भाग ले लेते हैं। उसके बाद संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं, क्यों, तो अधिकांश संक्रमण धातुएं रंगीन आयन होते हैं क्योंकि उनमें के पास अपूर्ण अथवा अर्धपूर्ण डी ऑर्बिटल होते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर डबल+ नीले रंग का होता है, इसके पास अर्धपूर्ण डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, IUPAC नाम लिखना है। इसका ये IUPAC नाम है, पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकंड। उसके बाद ये इसका नाम है हेक्सा क्रोमियम 3 क्लोराइड। उसके बाद इनके IUPAC सूत्र लिखना है। तो इसका ये है पोटेशियम टेट्रा साइनाइड जिंक टेट्रा हाइड्रोक्साइड जिंकेट। उसके बाद टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संकुल आयन या जटिल आयन की परिभाषा लिखिए। तो ये इसकी परिभाषा है, संकुल आयन अथवा जटिल आयन वे आवेशित मूलक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से उपसंयोजी संयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद आयन समावयवता उदाहरण सहित लिखिए। तो ये है 2 या 2 से अधिक ऐसे संकुल यौगिक या उपसन संयोजी यौगिक इनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु जो आयनन पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं आयनन समावयवी कहलाते हैं। ये इसके एग्जाम्पल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें DDT के कोई दो उपयोग लिखना है, तो ये दोनों उपयोग हैं कीटनाशी और माइटिनाशी के रूप में। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके दो उपयोग लिखना है, ये आग बुझाने बायरीन के नाम से, और क्लोरोफॉर्म एवं फ्रेन बनाने में। ये हो गए कार्बन टेट्राक्लोराइड के दो उपयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है कि एल्किल हैलाइडों का अमोनिया अपघटन का रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो ये है अमोनिया अपघटन का रासायनिक समीकरण, इसमें प्राथमिक एमीन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायजोनियम लवणों की युग्मन अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो ये युग्मन अभिक्रिया है, इसमें ये पैरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन बनता है, ये उसका रासायनिक समीकरण है कि जो ये है डायजोनियम लवण, ये फिनॉल, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा तो हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा पैरा हाइड्रोक्सी डायजोबेंजीन, जिसका नारंगी कलर का रंजक होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। प्रश्न क्रमांक 13 है कि लिखिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99 अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय से 2 गुना होता है। मतलब किसी भी अभिक्रिया में 90% होने में जितना भी समय लगता है उसका 2 गुना समय लगेगा 99% पूर्ण होने में। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान ये होता है 2.303 डिवाइड बाई log 10 A बाय A माइनस एक्स। तो A का मतलब है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, और A माइनस एक्स के T समय बाद कितना कंसंट्रेशन है। तो जब 99% पूर्ण हो जाएगी तो A बराबर 100 और X बराबर 99, T की जगह लिख देंगे T99। इसको हल करेंगे, 100 में 99 घटाएंगे 1 बचेगा, 10 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, और जब लॉग का एक सूत्र होता है log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, तो 2 आ जाएगा आगे, T99% इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई K इंटू 2 log 10। उसके बाद log 10 का मान होता है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, तो T99% इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 इंटू 2 डिवाइड बाई K। अब सेम प्रोसेस हम 90% के लिए करेंगे, T की जगह रख देंगे T90 और X की जगह रख देंगे 90। तो जब 100 में 90 घटाएंगे बचेगा 10, 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा log 10, और log 10 इक्वल टू होता है 1 के, तो T90 बराबर बचेगा 2.303 डिवाइडेड बाई K। अब हम इसमें इससे भाग दे देंगे, तो T99% डिवाइड बाई T90% इज इक्वल टू ये डिवाइड बाई K से K कट जाएगा, 2.303 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास अकेला 2। सो जब 2 बचेगा तो फाइनली T99% इज इक्वल टू 2 इंटू 90%। तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने लगे समय से 2 गुना होता है। चलते हैं अब इसका अथवा पार्ट है कि व्यंजक लिखिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए K बराबर होता है x/t। जब आधी पूर्ण हो चुकी होगी तो x का मान हो जाएगा A/2, तो हम T की जगह T½ रखेंगे और x की जगह पर A/2 रख देंगे, तो T½ बराबर जाएगा A/2 के। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि T½ है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि A के। तो बस हमें यही सिद्ध करना था। तो इससे इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि पूर्ण होने में जो आधे पूर्ण होने में समय लगा है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 14 है कि डी ब्लॉक के तत्वों को परिभाषित कीजिए तथा इनकी दो विशेषताएं लिखिए। तो डी ब्लॉक के तत्वों की ये परिभाषा है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये होता है। इसकी दो विशेषताएं कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं और ये संकुल यौगिक बनाते हैं। इसका अथवा वाला पाठ है कि एफ ब्लॉक के तत्व को परिभाषित कीजिए और इनकी दो विशेषताएं लिखिए। तो ये है एफ ब्लॉक के तत्व की परिभाषा कि जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यह है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। उसके बाद इनकी विशेषताएं हैं, ये सभी दुर्लभ होती हैं इसलिए इन तत्व को मृला धातु में कहा जाता है, और ये इनके चलने पर लेंथेनाइड संकुलन के कारण इनमें परमाणु त्रिज्याएं घटती जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो पहला है फिनॉल की सोडियम से क्रिया। तो फिनॉल के अम्लीय स्वभाव को दर्शाने के ये अभिक्रिया फिनॉल का अम्लीय स्वभाव दर्शाती है, और ये है अभिक्रिया इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। सेकंड है रायमन टीमन अभिक्रिया। ये है रायमन टीमन अभिक्रिया, फिनॉल क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक पोटास से अभिक्रिया कराने पर इसमें ऑर्थो एवं पैरा सेल से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अथवा वाला पार्ट। तो अथवा में इसमें आपको करना है कन्वर्जन प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन में हम H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको प्रोपेन टू ऑल प्राप्त होगा। मार्कोनी कॉफ का जो नियम लगेगा, तो H2O का OH उस वाले कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो इसलिए ये बीच वाले कार्बन से जुड़ेगा और हमें प्रोपेन टू ऑल प्राप्त होगा। उसके बाद है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। तो ये अभिक्रिया है, इससे हम बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न नंबर 16 है एंजाइम की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। तो ये है एंजाइम की परिभाषा उदाहरण सहित कि एंजाइम एक प्रकार के जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। एंजाइम विशिष्ट होते हैं, अर्थात अलग अलग जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए अलग अलग एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा वाला है कि आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल को उदाहरण सहित लिखिए। तो ये हैं आवश्यक अम्ल। आवश्यक वे होते हैं जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो सकते, इनको भोजन में लेना आवश्यक होता है, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोलेशन आदि। और अनावश्यक वे होते हैं जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं और इन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उदाहरण के लिए ग्लाइसिन, एलेनिन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, प्रश्न क्रमांक 17 यह है कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो परासरण दाब की परिभाषा ये है कि परासरण दाब की क्रिया में अधिक सांद्रता वाले द्रव की सतह पर जो अतिरिक्त वाष्प दाब कार्य करता है परासरण दाब कहलाता है। इसे अक्षर पाई से दर्शाते हैं। परासरण दाब के आधार पर विलेय के अणुभार का निर्धारण इस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए जो हम जानते हैं कि पहला समीकरण होता है पाई बराबर CRT। ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? PV बराबर NRT था, तो उसी P को हमने पाई लिख दिया है, और जो NRT था वो वैसा का वैसा ही है। तो V को हम जब N/V लिख सकते हैं, C कंसंट्रेशन को हम N/V लिख सकते हैं, तो यहाँ पर C की जगह पर N/V लिख दिया। और NB को हम लिख सकते हैं WV/MB, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो WV डिवाइड बाय MB। तो ये हो गया पाई का मान। अब आगे हम इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो पाई बराबर हो जाएगा WV/RT डिवाइड बाय MB इंटू V। जो MB को हम इस साइड भेज देंगे, दूसरे साइड तो ये यहाँ जाएगा और पाई है वो डिवाइड में चला जाएगा, तो MB बराबर WV/RT डिवाइड बाय V। तो इस तरह से हम मूलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं परासरण दाब के आधार पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिमांक में अभिनमन को परिभाषित कीजिए एवं इसके आधार पर विलेय के अणुभार निर्धारण के लिए गणितीय व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए। तो ये है हिमांक में अवनमन की विलयन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक के हिमांक से कम होता है। हिमांक में इस अंतर को ही विलयन के हिमांक का अवनमन कहा जाता है। इसे डेल्टा TF से दर्शाते हैं। अच्छा, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। तो T0F है शुद्ध विलायक का हिमांक और TF है विलयन का हिमांक। तो जो विलयन का हिमांक है वो कम हो जाता है। तो हिमांक में अवनमन के आधार पर विलेय का अणुभार निर्धारण कैसे करेंगे? डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू एम। KF यहाँ पर कांस्टेंट है और M मोलैलिटी है, तो ये M मोलैलिटी को हम लिख सकते हैं WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। इसको आगे हल करेंगे तो डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। MB इस साइड जाएगा तो डेल्टा F डिवाइड में आ जाएगा, तो MB का मान हो जाएगा KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू WA। तो इस तरह से हम मोलर द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं हिमांक में अवनमन के आधार पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोलरास के नियम एवं इसके दो अनुप्रयोगों को लिखिए। तो यह है कोलरास का नियम कि कोलरास के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी भी प्रबल विद्युत अपघट्य चालक विलयन की कुल तुल्यांकी अथवा आणविक चालकता विलयन में उपस्थित समस्त धनायनों एवं ऋणायनों की आयन चालकताओं का योगफल होती है। यह है कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। ये दो अनुप्रयोग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गैल्वेनिक सेल एवं विद्युत अपघट्य सेल में कोई चार अंतर लिखिए। तो ये है चार अंतर। इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड दो अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। इसमें ऋणावेशित इलेक्ट्रोड एनोड और धनावेशित इलेक्ट्रोड कैथोड कहलाता है। इसका ऋणावेशित इलेक्ट्रोड कैथोड एवं धनावेशित एनोड कहलाता है। इसमें मुक्त जो गैल्वेनिक सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा रहती है इसमें कमी आती है और इसमें सदैव वृद्धि होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जो प्रश्न नंबर 19 है इन अभिक्रियाओं के लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। तो ये है क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण के लिए अभिक्रिया। इसमें हमको फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है। सेकंड है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। क्लोरोबेंजीन सोडियम और क्लोरोमेथिन की अभिक्रिया कराते हैं तो टोल्यूइन बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है। ये अभिक्रियाएं हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो जो पहली अभिक्रिया है CH3 CH2Br ब्रोमोइथिन प्लस पोटेशियम साइनाइड, तो इसमें हमको ये एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। सेकंड है एथिल क्लोराइड और C2H5ONa, तो इसमें हमको डाईएथिल ईथर प्राप्त होगा। यह है डाईएथिल ईथर। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया। ये है, इसमें हमको वाटर एंड पैराटोल्यूइन प्राप्त होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2OH प्लस SOCl2, तो ये है, इसमें हमको एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहली अभिक्रिया कैनिज़ारो अभिक्रिया। तो यह है कैनिज़ारो अभिक्रिया। जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है तब मेथिल अल्कोहल एवं सोडियम फॉर्मेट बनता है। इस अभिक्रिया को कैनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड लिखना है रोज़नमुंड अभिक्रिया। यह है रोज़नमुंड अभिक्रिया। जब एसिटिल क्लोराइड को
H2 के साथ गर्म किया जाता है तो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में तो एसिटाइलडिहाइड बनता है। यही अभिक्रिया रोसन-मुंडा अभिक्रिया है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होता है जब बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो ये है अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है। ये पूरी संपूर्ण अभिक्रिया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये गाटरमैन अभिक्रिया है और इसमें बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो ये था 2024 का केमिस्ट्री का पेपर। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा और बेस्ट ऑफ लक फॉर अपकमिंग एग्जाम्स।